right now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ यहाँ पर एक वीडियो। इसमें हम बात करने वाले हैं मुग़ल वंश के बारे में, यानी कि मुग़ल जो साम्राज्य है इसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आज से। और मुग़ल साम्राज्य के सभी राजाओं के बारे में यहाँ पर डिटेल हम पढ़ेंगे और उनसे संबंधित जो प्रश्न आते हैं एग्जाम को उनको भी हम यहाँ पर रिवील करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले मुग़ल साम्राज्य की बात करते हैं कि मुग़ल नाम कैसे पड़ा। मुग़ल शब्द जो है वो लैटिन भाषा जो होती है एक उसके मोंग शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है बहादुर। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? बहादुर। तो मोंग का अर्थ होता है बहादुर। बाबर जो था, देखो बाबर था पिता के पक्ष से, जो पिता की तरफ से वो तैमूर जो थे वो तुर्काई चगताई तुर्क थे और तैमूर का 5वां वंशज था। ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार। और माता की ओर से चंगेज खां का वह जो मंगोल था, चंगेज खां, मैंने आपको बताया चंगेज खां ने इल्तुतमिश के समय पे यहाँ पर आक्रमण एक बार उसका हुआ था। ठीक है, तो माता की ओर से चंगेज खां का वह 14वां वंशज था। तो अपनी जो आत्मकथा है उस आत्मकथा में बाबर अपने आप को माता की ओर ज़्यादा मानता है कि माता की देश से ज़्यादा मानता है कि माता के वंश से ज़्यादा अपने आप को मानता है। इसलिए उसके द्वारा चलाया गया वंश मुग़ल कहलाया। मंगोल से बना है मुग़ल। ठीक है, क्योंकि माता की ओर से मंगोलियन था, वो मंगोल थी उसकी माता, इसलिए इसको मुग़ल वंश कहा जाता है। ठीक है, तो बाबर द्वारा चलाया गया वंश क्या कहलाया? मुग़ल वंश कहलाया। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं बाबर के बारे में। ठीक है, तो बाबर इसका संस्थापक था, तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान दोगे कि हमने 1483 से 1530 लिखा है। अब आपको कई बुक्स में यहाँ पर जो बाबर का समय मिलेगा वो मिलेगा 1526 से 30 मिलेगा। भारत में 1526 में ही आया पानीपत के युद्ध में, इसलिए कई बार 1526 से आपको 30 देखने को मिलेगा, तो उसमें कन्फ्यूजन मत करना। बाबर के दो टाइम, अगर हम बाबर के लाइफ को देखें, बाबर का शासन देखें, तो बाबर का शासन 2 भागों में बटा हुआ है। एक भारत में आने से पहले का और एक भारत में आने के बाद का। तो भारत में आने से पहले का भी और बाद का भी, दोनों का मैंने सन यहाँ पर साथ ही जोड़ के लिख दिया कि 1483 से 1530 तक। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1526 भी आपको बुक्स में मिल जाएगा, या ऑनलाइन अगर आप कभी पढ़ते हो या कभी कहीं भी साइट्स वगैरह में या आपको यूट्यूब चैनल में कई बार 1526 मिल सकता है। इसमें कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो बाबर जो था उसका जन्म हुआ था 14 फरवरी सन 1483 में। ठीक है, तो 83 में इसका जन्म हुआ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पूरा का पूरा जन्म से लेके मृत्यु तक का, ये वैसे नॉर्मली जन्म से मृत्यु होता है, वैसे जब गद्दी पर बैठा तब से होता है, बट बाबर का मैंने जन्म से लिख दिया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर कन्फ्यूजन मत होना आप लोग। तो 1483 ईस्वी में का जन्म जो हुआ। ठीक है, तो फरगना में इसका जन्म होता है। जब यह गद्दी पर बैठता है तो इसने कुछ उपाधियाँ धारण की जो हमेशा पूछी जाती हैं और पूछी जाएंगी। पातशाह की उपाधि, ठीक है, कलंदर की उपाधि और गाजी की उपाधि। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको जब ये धारण की गई थी उसके समय में आपको बताऊंगा, बट यहाँ पर मैं आपको एक बार शॉर्ट में बताता हूँ। पातशाह की उपाधि धारण की गई थी जब इसने काबुल को जीता। कलंदर की उपाधि पानीपत में ली गई थी और गाजी की उपाधि घाघरा के युद्ध में ली गई थी। ठीक है, तो उसके बाद जो खानवा के युद्ध में ली गई थी। ठीक है, गाजी की उपाधि। तो इस प्रकार से ये उपाधियाँ यहाँ पर ली गई थी, ये बहुत बार पूछी जाती हैं। ठीक है, तो कौन से युद्ध से कौन संबंधित है हम आगे भी इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बाबर के बारे में थोड़े से परिचय है। तो बाबर ने एक अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसको बोलते हैं तुजुक-ए बाबरी। यह तुर्की भाषा में लिखी गई है, बहुत बार पूछी जाती है यह किताब। ठीक है, और इसका फारसी में अनुवाद किसने किया ये भी पूछा गया है, अब्दुल रहीम खाने खाना ने। ठीक है, अब्दुल रहीम खाने ने 1590 के आसपास इसका फारसी में अनुवाद कराया था आपके अकबर के समय में। ठीक है, तो बाबर ने यहाँ लिखी है तुजुक-ए बाबरी। ठीक है, तो इसका सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद इसका सर्वप्रथम लीडन ने किया था। ठीक है, लीडन द्वारा इसका अनुवाद किया गया था। तो इस प्रकार से बहुत तुर्की भाषा में इसका अनुवाद हुआ है, तुर्की भाषा में लिखी गई है। उसके अलावा क्या कहते हैं, ये फारसी भाषा में इसका अनुवाद हुआ है और बहुत सी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बाबर ने रिसाल ए उसज की रचना भी की थी, जिसको खते बाबरी भी कहते हैं, ये भी उसने रचना की थी। और एक मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता भी बाबर को कहा जाता है कि मुबैयान पद्य शैली का भी एक लिखने की कला इसने खुद ही ईजाद की थी, जिसको मुबैयान कहते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पूछी जा चुकी है आपके
हर प्रकार के एग्जाम में आता है, ठीक है, तो याद रखना। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में। उसके पिताजी थे उमर शेख मिर्ज़ा और माता का नाम था कुतलुक निगार। जन्म हुआ था 1483 में, ठीक है। तो जब उसके पिता की अकस्मात मृत्यु हुई थी तो उसके बाद ये मात्र 12 साल का था। जैसे कि आप अब हम अकबर के बारे में पढ़ते हैं। अकबर भी बहुत कम समय में गद्दी पर बैठा था। सेम उसी तरह से उसके दादाजी जो थे, उसका नाम था बाबर, तो वो भी मात्र 12 साल में गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने पर उसके दो संबंधी थे, तो जैसे कि हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं इन मध्यकालीन भारत में, कि जितने भी सगे संबंधी हैं वो सीधे क्या होते हैं, जो राजा बनता है उसके दुश्मन तो होते होते हैं। तो इसमें भी ये दो चीज़ें बहुत अहम किरदार है दो लोगों का। वह अहमद मिर्ज़ा जो उनके चाचा थे और जो मामा थे महमूद खां। तो दो जो थे बाबर के, एक चाचा और एक मामा थे, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से ही इसको, बाबर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। तो हुआ क्या था कि ये 1494 में गद्दी पर बैठा फरगना का, जब इसके पिताजी की मृत्यु हुई, ठीक है, 1494, तब 12 साल का था लगभग लगभग, ठीक है। तो फरगना पर एक गद्दी पर बैठा। तो यहाँ पर इसको एक चीज़ और पसंद थी, वो थी आपकी एक जगह थी समरकंद। समरकंद और फरगना दो चीज़ों के बीच में फंस गया। फरगना और समरकंद नाम की दो जगह थी, उन जगहों में फंस गया। आपको कुछ नहीं करना है, उतना ज़्यादा इसमें नहीं आएगा। मैं मतलब आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ बाबर के जन्म के बारे में, जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं उतना ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में सब कुछ बता रहा हूँ। तो फरगना का तो एक स्वयं शासक था। समरकंद जो थी उस बहुत पहले तैमूर के वंशजों की, जो तैमूर लंग था उसके वंशजों की राजधानी रही थी, और बहुत अच्छी और एक शानदार जगह थी, जो इसने खुद अपनी किताब में लिखा है कि बहुत अच्छी जगह है, इस धरती में रहने लायक सबसे अच्छी जगह है। तो उसको पाने के लिए इसने समरकंद पर आक्रमण किया, उसको जीता भी। लेकिन जब यह फरगना से दूर रहा 100 दिन, तो उस समय क्या हुआ कि फरगना में इसके जो दुश्मन थे उन्होंने विद्रोह करके वहाँ पर इस जहांगीर मिर्ज़ा जो था, ठीक है, तो उस यहाँ पर क्या थे, उसको गद्दी पर बैठाया। इसका सौतेला भाई था, उसको गद्दी पर बैठा दिया। तो चाचा और उसके सौतेले भाई ने मिलकर फरगना इससे छीन लिया। वापस जब समरकंद गया तो समरकंद भी इसके हाथ से निकल गया। कि उस समरकंद में क्या हुआ था कि उज्बेक राजा थे सैवानी खां, उसने यहाँ पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से ये दोनों को अपने हाथों से गंवा चुका था। और जिस वजह से इसने फिर इसके बाद जब ये समरकंद को भी हार गया, तो उसके बाद इसको थोड़ा दिन क्या हुआ कि वहाँ से भागना पड़ा। यानी कि अब दोनों जगह से घर खाना घाट का रहा, दोनों जगह से बीच से कट गया। तो 1500 के आसपास इसने समरकंद को जीता। 1502 में फिर जाके इसका एक युद्ध होता है, सरे पुल का युद्ध। ये पूछा जा सकता है, सरे पुल का युद्ध। यह सरे का पुल का युद्ध जो हुआ था, यह युद्ध हुआ था समरकंद पर सैवानी खां और बाबर के अधिकार को लेकर। तो सरे पुल का युद्ध ऐसा युद्ध था, इसमें जो उज्बेक थे, उज्बेकिस्तान आपने सुना होगा, तो उस साइड के उज्बेक जो थे, उन उज्बेकों की युद्ध पद्धति, इसको तुलगमा पद्धति कहते हैं, उस तुलगमा पद्धति का सबसे पहले प्रयोग बाबर के खिलाफ किया गया था यहाँ पर। तो बाबर यहाँ पर हार गया और उसको मध्य एशिया से खदेड़ दिया गया। मध्य एशिया यानी कि जब मैंने आपको गजनवी पढ़ाया था, तो गजनवी मैंने आपको मैप बताया था, तो मध्य एशिया यानी कि जहाँ पर ईरान, इराक, अफगानिस्तान है, उसको मध्य एशिया के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ से इसको भगा दिया गया, ठीक है। और इसको वहाँ से भगा दिया गया इस प्रकार से। अब इसकी लाइफ क्या हो गई, धोबी के जो कुत्ता होता ना घर का ना घाट का, बस वही लाइफ हो गई। मतलब अब इसके हाथ से सब निकल गया और ये अपना निर्वासित जीवन जीने लगा। अब ये भटकता रहा इधर उधर, ठीक है, जुआरी की भांति भटकता रहा इधर उधर। तो अपने लाइफ को ये क्या करना चाहता था, एक बार भाग्य का परीक्षण करना चाहता था। तो उस समय इसने एक चीज़ सुनी भारत के बारे में। तो उसी समय जब ये निर्वासित था, तो इसने एक चीज़ सुनी भारत के बारे में कि भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं और हमें बहुत सा धन है, ठीक है। तो इसके मन में लालसा जागी और इसलिए इसने क्या करा, 1504 ईस्वी में अपने कुछ सहयोगियों के साथ, जो इसके कुछ विश्वास पात्र लोग थे, जो फरगना में भी थे और समरकंद में भी थे, उन लोगों के साथ मिलकर इसने एक सेना बनाई। और उस सेना के साथ मिलकर दोबारा से इसने क्या करा, पूरब की तरफ आया, यानी कि पश्चिम से ईरान इराक के क्षेत्र से पूरब की तरफ आया और काबुल पर इसने हमला किया। काबुल अफगानिस्तान उस समय भारत का ही हिस्सा था। तो काबुल पर इसने हमला किया और वहाँ पर विजय प्राप्त की। और काबुल पर विजय प्राप्त करने के बाद इसने पातशाह की उपाधि धारण की। पातशाह की उपाधि धारण करता है काबुल विजय के बाद,
उससे पहले यह मिर्ज़ा पदवी धारण करता था। बाबर ने अपने पूर्वजों की जो पदवी थी मिर्ज़ा उसको त्याग दिया और पादशाह या बादशाह की उपाधि सर्वप्रथम बाबर ने धारण की। क्वेश्चन पूछा जाएगा मुगल वंश में सबसे पहले पादशाह या बादशाह की पादशाह वैसे ज़्यादा पता है, बादशाह भी आ सकता है, की उपाधि धारण किसने की? तो इन सब में सबसे पहले बाबर ने ही उपाधि धारण की। उसने अपने पूर्वजों की उपाधि मिर्ज़ा को हटा दिया और क्या धारण किया? बादशाह। और इसी समय इसने एक सिक्का भी चलाया था और उसका नाम था शाहरुख। तो शाहरुख का सिक्का था चांदी का, जो बाबर ने लॉन्च किया था काबुल में। ठीक है, तो आप इसको शाहरुख खान की तरह से याद करते हो कि शाहरुख खान को काबुल में बाबर ने लॉन्च किया था। तो इस प्रकार से शॉर्टकट ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। तो शाहरुख को लॉन्च किया कि शाहरुख नाम का एक सिक्का था जो चांदी का था, यह बाबर ने काबुल पर चलाया था। बहुत बार पूछा जा चुका है। अब हम बात करेंगे आगे इसके। तो भारत पर उसके बाद इसने क्या करा, अब पश्चिम में तो जा नहीं सकता था क्योंकि पश्चिम से तो उसको भगा दिया गया था, तो इसको ऑब्वियसली इसके बाद एक ही रास्ता था, वो भी था पूरब की तरफ आक्रमण करना। तो धीरे धीरे इसने पूरब की तरफ अपने अपने पाँव जमाए और फिर यह क्या करने लगा कि पूरब की तरफ आया। तो यहाँ पर बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किए, ऐसा वह लिखता है खुद अपनी किताब में कि उसने 5 बार यहाँ पर आक्रमण किए। ठीक है, इसने जो अपनी किताब लिखी थी। अब बात करेंगे भारत की तरफ आ रहा है, तो भारत में उस समय क्या था स्थिति, ये हम देखते हैं। भारत में स्थिति क्या थी भाई, दिल्ली में आपका अफगान शासक थे, लोधी चल रहा था। ठीक है, सब टुकड़ों में बटा हुआ था। सेम वही कंडीशन थी जो मोहम्मद बिन कासिम के समय रही, उसके बाद गजनवी के समय रही, उसके बाद गौरी के समय रही। सब सेम कंडीशन थी, आपस में लड़ रहे हैं और सब लोग, कोई भी साथ नहीं दे रहा है एक दूसरे के। तो बाबर यहाँ पर जब आता है तो बाबर ने अपनी किताब लिखी है जिसका नाम है तुर्जुक बाबरी, जो तुर्की भाषा में। तो उसमें कुछ राज्यों का उल्लेख है जो आपसे बहुत बार पूछाएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जो बाबर ने किताब लिखी है उस किताब में 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख है, और 2 हिंदू राज्य, एक तो मेवाड़ है राणा सांगा वाला, और एक था दक्षिण भारत का विजयनगर साम्राज्य का शासक कृष्णदेव राय। ठीक है, तो ये 2 शासक और 2 हिंदू राज्यों का वर्णन किया गया है, याद रखना। इसमें उसने कहा है कि कृष्णदेव राय जो बाबर का समकालीन था, उस समय तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक उस समय कृष्णदेव राय ही है, ऐसा बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है। ठीक, तो बाबर उसके अलावा 5 मुस्लिम राज्यों का वह यहाँ पर जिक्र करता है अपनी किताब में। वो हैं आपके बंगाल, दिल्ली, मालवा, बहमनी और गुजरात। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं 5 मुस्लिम राज्यों का और 2 हिंदू राज्यों का वर्णन करता है। तो पहला जो युद्ध हुआ इसका सबसे पहले 1519 में इसने भारत पर सर्वप्रथम जो आक्रमण किया, तो इसमें यूसुफ जाइयों के नियंत्रण को कम करने के लिए इसने बाजौर का दुर्ग था एक पश्चिमी भारत में, पाकिस्तान के क्षेत्र के आसपास। तो यहाँ पर पश्चिमी भारत के आसपास एक दुर्ग था, उसका नाम था बाजौर का दुर्ग। यहाँ पर सबसे पहले इसने आक्रमण किया, उसको जीता। झेलम तट के किनारे था, झेलम के आसपास ही था इसके। ठीक है, तो यहाँ पर जो पश्चिमी भारत में हमला हुआ तो उसमें सबसे पहले बाबर ने तोप और बंदूक का प्रयोग किया, और भारत में ऐसा पहला युद्ध है ये जिसमें तोप और बंदूकों का प्रयोग किया गया। उत्तरी भारत की हम बात करें अगर तो। ठीक है, तो यहाँ पर किया गया था। ठीक है, इससे पहले मैं विजयनगर साम्राज्य आपको पढ़ाया, तो उसमें मैंने आपको बताया दक्षिण भारत में एक युद्ध हुआ था बहमनी साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के बीच, जैसे बुक्का प्रथम और हरिहर वाले में। तो उसमें भी एक दक्षिण भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया था उस समय। तो यहाँ पर पहली बार भारत में अगर उत्तर भारत की बात करें तो पहली बार तोप और बंदूक का प्रयोग अगर बाबर ने किया तो इस बाजौर के युद्ध में ही किया था, याद रखना। ठीक है, तो कई बार हम पानीपत वाले में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें लगता है कि सबसे पहले बाबर पानीपत में ही आया, ऐसा नहीं था। 5 बार आक्रमण भारत में बाबर ने। जब मैं आपको लोधी वंश पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि इब्राहिम लोधी जो था उस समय, ठीक है, सुल्तान जो इब्राहिम लोधी दिल्ली का था, तो पंजाब का गवर्नर उसमें दौलत खान लोधी था। इन दोनों के मध्य जो थे वो अच्छे संबंध नहीं थे, और इसका एक चाचा था, ठीक है, इसका एक चाचा और था आलम खान लोधी, वह भी गद्दी पर बैठने के लिए क्या कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। वो भी चाहता था कि कोई ऐसी भारी शक्ति मुझे मिले जिससे मैं इसको हटा के अपना गद्दी पर बैठूं। और वहाँ पर राणा सांगा जो था वह भी इससे बहुत चिढ़ा हुआ था। तो लोधी को हटाने के लिए ही दौलत खान लोधी और इसके चाचा आलम खान लोधी ने क्या करा, बाबर को आमंत्रित किया कि आप दिल्ली पर अधिकार कीजिए। और बाबर तो खुद ही यहाँ पर निर्वासित जीवन जी रहा है, बाबर के पास खुद ही कुछ रहने का ठौर ठिकाना है नहीं, तो इसलिए बाबर को मौका तो चाहिए था। और उसने जो उस समय निर्वासित जीवन में अपने
वहाँ पर मध्य एशिया में सुना था कि भारत के पास बहुत पैसा है, बाहर सोने की चिड़िया है, तो उसको लालसा जाग रही थी कि कैसे भी करके भारत पर मैं हमला करूँ, और उसको मौका दिया दौलत खान लोधी और आलम खां लोधी ने। तो पानीपत का युद्ध जो हुआ, इसकी डेट आप याद रखना, बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। पानीपत का युद्ध, 4 युद्ध जो इसके बैक टू बैक हैं, बैक टू बैक आएंगे, 1526, 1527, 1528 और 1529। तो बैक टू बैक जो युद्ध होते हैं ये आपको एक तो ऑर्डर में आएंगे मिलाने के लिए, इधर आपको युद्ध दे देगा, इधर इनका सन दे देगा मिलाने के लिए। ये कई बार इधर युद्ध देगा, इधर राजा देगा, किसके साथ हुई, बाबर वॉज, बाबर वॉज, बाबर वॉज, ठीक है। तो इस प्रकार से देगा। तो ये तो सीक्वेंस में आने ही आने हैं आपके, ये 4 के 4 तो आपको आने ही आने हैं, कभी ना कभी आप जरूर टकराएंगे पेपर में। ये पेट क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा घूम फिर के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है ना, तो ये जीएस है, उत्तराखंड नहीं है कि आपको नया नया क्या कहते हैं, कभी पहाड़ी, कभी गधेरे, कभी मंदिर, कभी कुछ मिलने को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जीएस में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो जीएस जितने ज़्यादा रिपीट करोगे आपकी जीएस उतनी पक्की होगी। तो जीएस में यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब हम बात करें पानीपत का युद्ध जो हुआ 21 अप्रैल सन 1526 को हुआ, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी के मध्य और बाबर के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा, ठीक है ना। तो 1526 को यह युद्ध हुआ था, ठीक है। इस युद्ध में खास तौर पर जो रहा, सबसे इम्पोर्टेंट जो रहती है वो रहती है इसकी युद्ध करने की नीति, जिसको तुलगमा पद्धति कहते हैं, और उस्मान पद्धति, 2 पद्धतियाँ इसने अपनी यूज की थी। क्योंकि बाबर इतना ज़्यादा परिपक्व हो गया था, वो इतना युद्ध किया, 12 साल से वो गद्दी पर बैठा है, और 12 साल की उम्र में उसने पश्चिमी एशिया में इतने युद्ध करे, ठीक है। उस्मानी पद्धति उसने सीखी, तुलगमा पद्धति, ख्वारिज्मियों से उसने मतलब हम युद्ध किया, बहुत युद्ध उसने पश्चिम में किए थे अपने राज्य को बचाने के लिए। तो इतना परिपक्व और इतना ज़्यादा ज्ञान उसको युद्ध का हो गया था, ठीक है। तो उसने यहाँ पर भी वही तुलगमा युद्ध नीति अपनाई, जिस युद्ध में सरेपुल के युद्ध में वह हारा था, वही युद्ध की पद्धति उसने यहाँ पर किसके प्रति अपनाई थी, भारत के इब्राहिम लोदी के प्रति अपनाई थी, ठीक है। तो उसने यहाँ पर इन युद्ध को अपनाया, जो उसकी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही। इस युद्ध में उस्ताद अली व मुस्तफ़ा नाम के 2 बहुत ही नामचीन तोपची थे, जिन्होंने यहाँ पर तोपों को इस प्रकार से सजाया था कि जिससे उनको जीत बहुत जल्दी मिल जाए, ठीक है। मतलब तोप रखने की, तोप सजाने की भी एक कला होती थी उस समय, ठीक है। तो वह सब उस्ताद अली और मुस्तफ़ा नाम के 2 कुशल तोपची थे जो उसके खेमे में थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें इब्राहिम लोदी की बात करें, तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी जो था, ठीक है, तो इब्राहिम लोदी के साथ कुछ लोग उसके साथ भी थे, ठीक है। कुछ राजपूत राजा थे, और इसके अलावा एक विक्रमजीत थे ग्वालियर के राजा, ये सब उसके साथ लड़ रहे थे इब्राहिम लोदी के साथ, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी जो युद्ध करने गया, तो उसकी सेना को चारों तरफ से घेर लिया गया और उनके ऊपर बाणों की वर्षा की गई, जिस वजह से इब्राहिम लोदी क्या हुआ कि सेना बहुत जल्दी ही हार गई। क्योंकि यह जो युद्ध पद्धति थी, इस युद्ध पद्धति ने भारत में एक नए मतलब एक नए युद्ध शैली को जन्म दिया। इससे पहले ऐसी युद्ध पद्धति भारत में कभी भी यूज़ नहीं की गई थी, पहली बार यह यूज़ की गई थी पानीपत के युद्ध में। तो इसलिए इस युद्ध की वजह से क्या हुआ कि क्योंकि यहाँ वालों को तो इस युद्ध पद्धति को समझना बहुत मुश्किल था, कभी ऐसी लड़ाई हुई नहीं थी, तो इसलिए आराम से हार गए। तो बाबर यहाँ पर इस युद्ध में बहुत ही आसानी से जीत गया, और इब्राहिम लोदी और उसका जो दोस्त था विक्रमजीत, दोनों युद्ध स्थल में मारे गए, और इब्राहिम लोदी पहला ऐसा शासक है जो युद्ध स्थल में मारा गया, ठीक है। भारत का पहला ऐसा राजा है जो युद्ध स्थल में मारा जाता है, ठीक है। इससे पहले कोई भी राजा युद्ध स्थल में नहीं मरा है। तो इस प्रकार से पानीपत के युद्ध के साथ ही प्रथम अफगान साम्राज्य का अंत हुआ। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को पातशाह घोषित किया। भारत में भी उसने पातशाह की उपाधि धारण की, हालांकि पहले कर ली थी पातशाह की उपाधि, भारत के लिए भी उसने धारण की इसके बाद। इसके अलावा उसने दिल्ली में उसका जो खुतबा पढ़ा गया, अफगानों की नई और पुरानी दोनों ही राजधानियाँ बाबर के अधीन हो गई, और इसके साथ ही लोदियों का संपूर्ण राज्य भी इसकी सत्ता के स्थापित। तो लोदी जो संपूर्ण राज्य था वो भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया लगभग, ठीक है। हुमायूं को क्या हुआ कि हुमायूं जो था आगरा में, उसको बहुत बड़ा खजाना मिला था, ठीक है। इसके अलावा हुमायूं जो था उस समय विक्रमजीत जो था ग्वालियर का राजा, उसके अब क्योंकि ग्वालियर का राजा भी हारा था इसमें, तो ऑब्वियसली ग्वालियर के राजा के जो खजाना था उसे भी लूटा गया। तो वहीं पहली बार हुमायूं को कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। मुगलों में कोहिनूर हीरा सबसे पहले, जो कोहिनूर हीरा की बात आएगी मुगलों में, सबसे पहले हुमायूं के समय आती है, जो विक्रमजीत से इसको प्राप्त होता है ग्वालियर के राजा से, ठीक है। और इसके बाद जब जो बाबर यहाँ पर इतना खुश हुआ तो उसने हुमायूं को कुछ खजाना दिया,
जो खजाना आगरा से प्राप्त हुआ था, और कोहिनूर हीरा भी उस समय उसी को लौटा दिया हुमायूं को, तो हुमायूं को ही दे दिया बाद में। ठीक है, तो हुमायूं के खानदान में ही रहा आगे। इसके बाद उसने पुरस्कार स्वरूप इतनी धनराशियाँ यानी कि जितनी धनराशि मिली थी सारी की सारी अपने सैनिकों में बांट दी। तो इसी वजह से उसके सैनिकों ने या उसके लोगों ने उसको क्या कहा, कलंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो, कलंदर की उपाधि लिखा है ना, कलंदर की उपाधि। तो यहाँ पर कलंदर कहना शुरू किया। कलंदर मतलब उदार किस्म का व्यक्ति, बहुत ज़्यादा जो दान करता है, कलंदर। तो कलंदर कहने लग गया। अब ठीक है, कहता है कि इब्राहिम लोदी जो था उसकी, वो तो मर गया, उसकी माता ने बाद में बाबर के खाने में जहर दिया जिससे बाबर बच गया। तो इस प्रकार से कहानी मिलती है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। तो यहाँ पर प्रमुख समस्याएं क्या थी। अब दूसरी बात ये रही, इसकी जो प्रमुख समस्याएं इसकी बात रही कि ये तो अपना चलो जीत गए, सब कुछ हो गया। यहाँ पर अब बाबर चाहता था कि मैं भारत में रहूं, लेकिन उसकी सेना चाहती थी कि वो भारत में ना रह के वापस जाएं, क्योंकि गर्मी का सीज़न भाई उस समय बहुत चरम पर था, मैंने आपको बताया ना। तो यहाँ पर मार्च में जो आपका अप्रैल में यह युद्ध हो रहा है, तो उसके बाद गर्मी शुरू हो गई। अब ये पश्चिमी एशिया के, जो मध्य एशिया के थे, वहाँ पर ठंडा इलाका है। आप देखो क्या कहते हैं, आपका जो उस समय का अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान वाला क्षेत्र है ऊपर को, तो वहाँ पर थोड़ा ठंडा है यहाँ के मुकाबले। तो इस वजह से ये लोग यहाँ पर रहना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पसंद नहीं कर रहे थे। ठीक है, और इसके जो मुग़लों को, जो क्या कहते मुग़ल थे, उसके अलावा जो राजपूत थे, तो राजपूत लोग भी मुग़लों से लड़ना चाहते थे, मुग़लों को यहाँ से भगाना चाहते थे। तो इस वजह से भी सेना उसकी का आत्मबल बहुत ही कम हो गया था। तो सेना भी चाहती थी कि अब हम अपने परिवार के साथ जाएं, और ग्रीष्मकाल में भारत में रुकना वो नहीं चाहते थे। तो वह काबुल लौटना चाहते थे। लेकिन बाबर की समस्या थी कि बाबर चाहता था कि मैं यहीं रुकूँ। तो उसने क्या करा, ठीक है, तो उसने क्या करा, अब वह अपने अमीर सैनिकों और अपने पक्ष में करने का उसने सबसे पहले निश्चय लिया, क्योंकि वह बहुत अच्छा लीडर था, बहुत अच्छा वक्ता था। तो उसने भाषण दिया, और बहुत ज़्यादा उसने एक ऐसा इनके पक्ष में आ गई। ठीक है, उसने क्या किया कि उसने बहुत अच्छा एक भाषण दिया, और उसने कहा, सबसे पहले उसने कहा कि सैनिकों से अपना मनोबल ऊंचा करने के लिए उसने कहा जिहाद का नारा दिया। उसने कहा ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा था जिहाद का नारा कब दिया। जिहाद का नारा दिया इसमें उसने। ठीक है, जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया बाबर ने, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो उसने जिहाद का नारा देता है। जिहाद का नारा मतलब काफिरों के विरुद्ध। इसमें जिहाद का मतलब होता है कि अगर अपने धर्म को बचाने के लिए हथियार उठाओ। ठीक है, तो जिहाद का नारा दिया था, ये मोहम्मद साहब ने भी दिया था जिहाद का नारा। इसके अलावा उसने तमगा नामक एक व्यापारिक कर होता है, तमगा, उस कर को भी अपने वहाँ कहाँ पर, काबुल में था उस समय कर। तो उसने कहा कि काबुल के सभी व्यापारियों के कर मैं समाप्त करता हूँ, तमगा नामक कर समाप्त करता हूँ। इस प्रकार से सैनिकों के हाथों में कुरान रख कर सभी से शपथ खिलाई गई कि अंतिम सांस तक युद्ध करेंगे। हालांकि ये लोग डर रहे थे उस समय, क्योंकि इनके पास एक खबर आई थी, एक ज्योतिषी था कोई, उस ज्योतिषी ने भी एक बार पहले ही क्या कर दिया था, ज्योतिषी जो था उस ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि इस युद्ध में बाबर नहीं जीतेगा। कौन सा वाले में, खानवा के युद्ध में। ठीक है, तो इस प्रकार से उनका मनोबल गिर गया था। तो यहाँ पर बाबर ने सैनिकों को अपने पक्ष में करने के लिए बहुत चाल चली, यानी कि बहुत अच्छा एक वक्ता था, उसने एक बहुत भाषण दिया। तो जिहाद का नारा दिया एक तो, और दूसरा तमगा नामक कर अलग कर दिया, मतलब उसको मुक्त कर दिया, और इस प्रकार से इसने करा। तो खानवा का युद्ध सन 16 मार्च 1527 को हुआ। 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है। इसमें बाबर विजयी रहा। ठीक है, तो राणा सांगा जो था उस युद्ध में जो था मतलब वीरगति को प्राप्त हुआ। ठीक है, कुछ ऐसा कहते हैं कि वो युद्ध से भाग गया था। बाद में उसकी जो पत्नी थी उसने उसको वापस अपने वहाँ आने से मना कर दिया। ठीक है, क्योंकि राजपूत लोग थे तो दरवाज़ा बंद कर दिया। बाद में उसकी पत्नी ने उसको हारे होने की वजह से उसको मार दिया। तो इस प्रकार से अलग अलग कहानियाँ इसमें मिलती हैं। ठीक है, तो राणा सांगा जो था इस युद्ध में हार गया। ठीक है, तो यह युद्ध हसन खां मेवाती, महमूद लोदी तथा आलम खां लोदी, सब ये जितने भी अफगान थे उस समय, उन्होंने राणा सांगा का साथ दिया इस युद्ध में। ठीक है, दोनों तरफ से सेनाएं तैयार थी। बाबर ने इस युद्ध में पानीपत की युद्ध पद्धति का ही अनुसरण किया, यानी कि तुलगमा नीति जो थी वही नीति यहाँ पर भी अपनाई गई। ठीक है, तो इस प्रकार से इस युद्ध में अलग अलग सैनिक अनुपात बताया गया है। कोई कहता है 1:2 था, कोई कहता है 1:8 था, यानी कि कोई कहता है कि राणा सांगा और बाबर के उसमें 1:8 था। एक
बाबर था, 8 राणा सांगा था, ठीक है। यानी कि 1 लाख, कोई कहता 8 लाख, कोई इस प्रकार से अलग अलग ये बातें बताई गई हैं, ठीक है। तो राणा सांगा बुरी तरह घायल होने के बाद उसे अचेत अवस्था में उसके सैनिकों द्वारा युद्ध स्थल से हटा दिया गया। बाद में उसकी मृत्यु हुई, ठीक है। इससे कोई हमें मतलब नहीं कब उसकी मृत्यु हुई, ठीक है। तो इस युद्ध के बाद बाबर ने क्या किया, अपने आप को गाजी की उपाधि धारण की और राजपूत, गाजी की उपाधि धारण करने का मतलब राजपूत लोग, जितने राजपूत इस युद्ध में मारे गए उन सबके सर काट के एक ढेर बनाया गया और उस ढेर के आसपास क्या करें, चारों तरफ से घूम घूम कर जश्न मनाया गया। तो इसी को गाजी कहते हैं, काफिरों का घातक। गाजी मतलब होता है काफिरों का घातक। गाजी की उपाधि इसने यहाँ पर धारण की, ठीक है। तो इस प्रकार से खानवा के युद्ध के बाद बाबर के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ और उसका घुमक्कड़ और अस्थिर जीवन समाप्त हो गया। पानीपत के युद्ध ने बाबर को भारत में पाँव रखने का अवसर प्रदान किया और खानवा के युद्ध ने उसे भारत में स्थिरता प्रदान की, ठीक है। तो खानवा के युद्ध के बाद यह पक्का हो गया कि भारत में अब कौन सी शक्ति राज करने वाली है। तो बाबर ने अपने आप को स्थिर किया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं चंदेरी के युद्ध के बारे में। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर जो मालवा बुंदेलखंड की सीमा के पास स्थित था आपका जो ये चंदेरी था, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ से जो उत्तर भारत की और मुख्य सड़कें गुजरती थी, तो चंदेरी को जीतने के लिए बहुत जरूरी था राजपूत शक्ति। राजपूत शक्ति को समाप्त करना चाहता था पूर्ण रूप से बाबर, क्योंकि बाबर को पता था कि राजपूत जो हैं बहुत शक्तिशाली हैं, तो उनकी शक्ति को ख़त्म करने का सबसे अच्छा चांस था। एक तो बहुत बड़ी शक्ति जो थी वो खानवा के युद्ध में समाप्त हो गई थी, राणा सांगा। एक वजह था मेदिनी राय चंदेरी वाला, तो इसको भी समाप्त करना बहुत ज़रूरी था। तो इस प्रकार से मेदिनी राय ने राजपूत स्त्रियों ने तो जौहर कर लिया था, लेकिन मेदिनी राय ने वीरतापूर्वक अपने बाबर और उसकी सेना का सामना किया और इस प्रकार से मेदिनी राय जो था वो भी युद्ध करते करते घायल हो गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो मेदिनी राय की 2 पुत्रियां थी, एक की शादी हुमायूं के साथ और दूसरी की शादी कामरान के साथ कर दी गई, ठीक है। तो इस प्रकार से चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी सन 1528 में हुआ, ठीक है। चंदेरी का युद्ध में कौन जीता कौन हारा ये आपको पता है, मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ। अब बात करते हैं घाघरा के युद्ध के बारे में। घाघरा का युद्ध 5 मई सन 1529 को हुआ। यह भारत में बाबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध है। इसके बाद बाबर ने कोई भी युद्ध यहाँ पर नहीं लड़ा। बाबर वह अफगानों के बीच में था। कुछ अफगान जो थे वह पराजित पूर्ण तरह से नहीं हुए थे, ठीक है। हालांकि पानीपत के युद्ध में जो लोधी हारे थे वो अफगानी थे, लेकिन उनकी शक्ति अभी भी बरकरार थी। बरकरार क्यों थी? क्योंकि जो बंगाल का क्षेत्र था, बंगाल का राजा उनको शरण दिए हुए था, ठीक है। तो महमूद लोधी जो था, ठीक है, तो खानवा के युद्ध के बाद महमूद लोधी ने बिहार में जाकर शरण ली थी और कुछ समय बाद उससे एक विशाल सेना के साथ चुनार के निकट पहुंच के चुनार के दुर्ग को भी जीत लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो था, हालांकि वहाँ जीता नहीं इस युद्ध को। चुनार के जो किला था उसको घेरा डाला उसने, लेकिन बाद में बाबर के आने की सूचना के बाद उसने उसको हटा दिया था, ठीक है। तो इस वजह से वो चाहता था बाबर की इसकी शक्ति को समाप्त किया जाए, क्योंकि वो अफगानों की तरफ से भी थोड़ा सा आशंकित था कि कहीं अफगान अपनी शक्ति दोबारा ना कर लें। ऐसा हुआ भी। जो शेरशाह सूरी वो अफगानी था जिसने मुगलों को यहाँ से भगा दिया था, ठीक है। तो उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से घाघरा का जो युद्ध हुआ यह 5 मई 1529 में अफगानों के साथ हुआ। इसमें अफगानों को पराजय मिली, ठीक है। और मध्ययुगीन इतिहास में घाघरा का युद्ध पहला युद्ध है जो जल और थल दोनों में लड़ा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनको मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कई बार पूछा जा चुका है। जल और थल में लड़ा जाने वाला युद्ध जो था, जो उत्तर भारत के इतिहास में, मध्ययुगीन भारत के इतिहास में, वो था आपका घाघरा का युद्ध, ठीक है। तो घाघरा के युद्ध में अफगान की शक्ति पूरी तरह नष्ट हो गई। महमूद खान लोहानी, जलाल खान सब और शेरशाह सूरी तथा फरदीद खान जैसे अफगान सरदारों का आत्मसमर्पण कर बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली और लोहानी अफगानों ने इस व्यवहार से प्रसन्न होकर बाबर ने उन्हें बिहार वापस कर दिया। उधर बंगाल के शासक नुसरत शाह को भी बाबर ने संधि करनी पड़ी और इस प्रकार से बाबर और नुसरत शाह की संधि हो गई, ठीक है। दोनों एक दूसरे के राज सत्ता पर आदर करेंगे और एक दूसरे के शत्रुओं को अपने वहाँ पर जगह नहीं देंगे। इस प्रकार से यह घाघरा का युद्ध हुआ। तो इसका एक शॉर्टकट है जो बहुत पुराना और घिसा पिटा शॉर्टकट है, बट याद रहे तो अच्छी बात है। पान खा घर चल घर, पान खा चल घर, ठीक है, पान खा चल घर। तो ये एक शॉर्टकट है बहुत पुराना घिसा पिटा। तो इसमें आप देख सकते हो कि इसका है आपका
पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, पहला है पानीपत का युद्ध, पान, खानवा, चल चंदेरी, घर घाघरा, ठीक है। तो इस प्रकार से, और इस सीक्वेंस है 26, 27, 28, 29, ठीक है। तो बहुत आसान है। तो इस प्रकार से ये होता। तो अंतिम समय में कहते हैं कि जब बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में, तो उससे पहले एक कहानी ये मिलती है कि हुमायूं की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। हुमायूं अपनी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, उसकी अपनी मतलब ऐसे कोई रोग लगा, वो सही नहीं हो रहा था। तो बाबर ने ईश्वर से प्रार्थना की कि आप मेरी जगह मतलब मेरे जो जीवन है उसको समाप्त करके मेरे पुत्र को नया जीवन दे दीजिए। तो इस प्रकार से कहानी मिलती है, जिसमें ये कहने के बाद बाबर धीरे धीरे बीमार होता चला गया और हुमायूं धीरे धीरे ठीक होता चला गया। जो भी रहा, तो बाबर की मृत्यु जब होती है 1530 में, तो सबसे पहले उसको आराम बाग आगरा में ही दफनाया गया। आराम बाग आगरा है, वहाँ पर उसको दफनाया गया। लेकिन बाद में उसकी विधवा पत्नी थी मुबारक यूसुफ जई, जो उसे काबुल ले गई और काबुल में एक उद्यान में उसको दफनाया गया। तो आज बाबर का मकबरा अगर हम कहें तो काबुल में है। तो 26 दिसंबर 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो बाबर की पुत्री थी एक गुलबदन बेगम, 4 बेटे थे इसके, और एक पुत्री थी गुलबदन बेगम। उसने हुमायूं नामा नामक एक किताब लिखी है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम कहें तो उसमें ऐसा कहा गया है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई, जो इब्राहिम लोदी की माँ ने दिया था। तो इस प्रकार से अलग अलग कहानियाँ इसमें मिलती रहती है, जो भी रहा हो। लेकिन बाबर 1530 में मर गया। तो बाबर के साथ ही प्रथम जो बाबर मुग़ल साम्राज्य है उसका प्रथम शासक था, और इसने ही भारत में मुग़ल साम्राज्य को स्थापित किया। अब पढ़ेंगे हम हुमायूं नेक्स्ट वीडियो में। हुमायूं और हुमायूं के साथ शेरशाह सूरी को हम साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आराम से देखिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। अगर एक बार समझ में नहीं आती है तो 2 बार देखिए पूरी तरह से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।